हेलो दोस्तों। कल का जो दिन था वो हम सबके लिए एक बहुत ही दुख भरा दिन था। इसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें टोटल 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि दो इसमें से फॉरेन टूरिस्ट थे एंड बाकी आपको भारतीय देखने को मिलते हैं। अब साथ ही साथ ये जान के भी काफ़ी शॉकिंग था कि यहाँ पर एक टारगेटेड किलिंग करी गई। लोगों से उनका धर्म पूछा गया कि आप हिंदू हो या नहीं हो, फिर उनको मारा गया। दोस्तों, इस तरह के जो अटैक्स हैं वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा हमें देखने को मिलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो सरकार है वो टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि ऐसे इंसिडेंट्स आगे कभी भी फ्यूचर में ना हो। आपको मैं थोड़ी इसकी लोकेशन की अगर बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको पहलगाम में जो बैसरन जगह है जिसको लोग विजिट कर रहे थे, तो वहां पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ। राइट। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा बताया जा रहा है कि जो टीआरएफ है, टीआरएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके पीछे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि एक्चुअल में क्या वही उसके पीछे थे, बट उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ली है। अब सरकार को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि टेररिज्म जैसी घटनाएं आगे फ्यूचर में कभी ना हो। दोस्तों, डेट है आज की 23 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एशियाटिक लॉयन सेंसस के रिगार्डिंग। दोस्तों, 10 मई से लेकर 13 मई के बीच में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें तो आप नोटिस कर पाओगे कि पहली बार इस तरह का जो लॉयन सेंसस हुआ था वो 1936 में हुआ था बाय द नवाब ऑफ जूनागढ़। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कराया, बट 1965 से जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तब से इस तरह से हर 5 साल के बाद इस सेंसस को कंडक्ट करा रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लॉइन सेंसस जो होता है ना वो हर 5वें साल आपको देखने को मिल जाएगा। 1965 में ही आप नोटिस कर पाओगे इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह से सेंसस कंडक्ट करा रहा है। यहाँ पर ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स आपको सौराष्ट्र रीजन के देखने को मिलेंगे, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे यहाँ पे या जो सेंसस है वो किया जाएगा। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये जो एस्टिमेशन होगा कितने एशियाटिक लॉइन है, इसमें डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल में ये जो डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन मेथड है ना, इसमें आपका सिस्टमेटिक ट्रैकिंग होती है और लॉइंस को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो नंबर आ पाए वो बहुत एक्यूरेट आ पाए। इसके साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यहाँ पर ना आपका जो रेडियो कॉलर्स हो गया, हाई रेजोल्यूशन कैमरास हो गया, ठीक है, डेटा एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं। तो यहाँ पर पूरे रीजन को डिफरेंट डिफरेंट रीजन, सब जोन्स एंड जोन्स में डिवाइड किया गया है ताकि हमें चीज़ें का अच्छे से पता लगता रहे एंड इनका नंबर हम सही ढंग से काउंट कर पाएँ। और भी डिटेलिंग यहाँ पे देखी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ लॉइन मूवमेंट, जेंडर, एज, मार्क्स ऑन द बॉडी, साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जीपीएस लोकेशन, ग्रुप कॉम्पोजिशन। ये सारी चीज़ें इसीलिए करी जा रही हैं ताकि डेटा एक्यूरेट आए। ऐसा ना हो कि हम सेम पर्टिकुलर एशियाटिक लॉइन को मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लें या कुछ और इशू आए, तो इसीलिए डेटा एक्यूरेसी को करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे ट्रैक रखी जा रही हैं। तो रियल टाइम डेटा यहाँ पे हमारे पास आता रहेगा एंड इसके लिए ई गज फॉरेस्ट एप्लीकेशन जो है डिपार्टमेंट की, वो हमें यहाँ पे इसमें हेल्प करेगी। एशियाटिक लॉइन की दोस्तों बात करें तो आज के समय लगभग 674 आपको लॉइंस देखने को मिल जाएंगे, एशियाटिक लॉइंस। जो पिछला एस्टिमेट हुआ था उसमें ऐसा बताया गया था, जिसमें 260 फीमेल्स, 161 मेल्स, 93 सब अडल्ट्स एंड 137 आपको कब्स देखने को मिल जाएंगे। इनका आईयूसीएन स्टेटस दोस्तों वल्नरेबल है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिफाई कर दूं। देखो, एक्चुअल में ना अगर आप नेट पे जाओगे किसी जगह आपको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, किसी जगह वल्नरेबल देखने को मिलेगा। मैंने फिर आईयूसीएन की वेबसाइट पे जाके मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको सर्च किया, तो मुझे इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल ही देखने को मिला। तो नेट के ऊपर थोड़ी जानकारी ऊपर नीचे है, कोई इंडेंजर्ड कह रहा है, कोई वल्नरेबल कह रहा है, पर जब मैंने ऑफिशियल सोर्सेज में जाके देखा तो मुझे वो वल्नरेबल ही मिला। प्लस एट द सेम टाइम आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इनकी जो रेंज है वो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भारत में वहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड बाकी अदरवाइज फॉरेस्ट, सवाना, श्रबलैंड, ग्रासलैंड, डेजर्ट यहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी एशियाटिक लॉयन सेंसस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं, दैट इज इंडियाज फाइट अगेंस्ट अनेमिया।
देखो भारत ना दरअसल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो कहीं न कहीं अनीमिया से हमारे यहाँ पे पीड़ित है। तो हमारी सरकार डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एफर्ट्स ले रही है। सबसे पहले तो अनीमिया होता क्या है? अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। अब हीमोग्लोबिन लेवल खासकर क्यों होता है? मेजरली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, बट उसके अलावा आपके जो फोलेट हो गया उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन बी12, विटामिन ए, इनकी डेफिशिएंसी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अब इन सब से क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, जिससे कहीं न कहीं हमारा जो ब्लड है ना, वो ऑक्सीजन को अलग-अलग ऑर्गन्स तक कैरी नहीं कर पाता। ख़ासकर ना इसमें जो महिलाएँ हैं, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल मानी जाती हैं, जैसे एडोलेसेंट बच्चियाँ हो गई, प्रेग्नेंट एंड पोस्टमार्टम वुमेन हो गया। बट उनके अलावा जो हमारे इन्फेंट्स हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है। 2015 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है एंड जिसके हिसाब से आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 50 करोड़ महिलाएं जो कि 15 से 39 एज ग्रुप के बीच में हैं एंड लगभग 27 करोड़ बच्चे अंडर 5 इयर्स वो कहीं न कहीं एनीमिया से सफ़र करते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड लगभग 30% नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं अनीमिक हैं एंड 37% प्रेग्नेंट महिलाएं अनीमिक हैं। ये दुनिया की बात है, इंडिया में नंबर्स कहीं न कहीं 50% के आस-पास हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं काफ़ी ये बहुत बड़ा इश्यू है भारत के अंदर। एंड अगर आपको अनीमिया होता है, इससे कहीं न कहीं समस्याएँ आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के अंदर आपका कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट का इश्यू आ सकता है। अडल्ट्स के अंदर उतना काम करने की क्षमता नहीं रहती एंड प्रेगनेंसी के समय के ऊपर ना जो बच्चा होगा तो उसका बर्थ वेट काफ़ी कम होता है। ये सब रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सर क्या भारत ने कुछ किया है? देखो भारत यहाँ पर ना एक 6x6x6 स्ट्रैटेजी लेकर आया है। व्हाट इज़ दिस 6x6x6? देखो 6 का मतलब है 6 बेनिफिशियरीज़। जैसे जो सबसे ससेप्टेबल या सबसे वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं ना, उनको हमने 6 तरह के बेनिफिशियरीज़ हमने माना है। जैसे जो बच्चे 5 साल की कम उम्र के हो गया, ठीक है? बच्चे 5 से 10 साल के, 10 से 19 साल के जो युवा हो गए, मतलब एडोलेसेंट जो हो गए। इसके अलावा महिलाएँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर है, प्रेग्नेंट महिलाएँ और लैक्टेटिंग मदर, ये 6 बेनिफिशियरीज़ हैं। एंड इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 6 इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम यहाँ पे डीवॉर्मिंग हो गया, जो कीड़े मारने की दवाई होती हैं। उसके अलावा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, कि खाने के अंदर ये चीज़ आप इसके फोर्टिफ़ाई करके दीजिए ताकि अनीमिया की इस तरह से समस्याएँ ना हो। तो टोटल इस तरह से 6 इंटरवेंशन किए जा रहे हैं और 6 मैकेनिज़्म हैं जिसका मदद ली जा रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिस्ट्रीज़ के बीच में आपका विद इन द मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमने एक यूनिट बनाया है नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, ठीक है? डिजिटल डैशबोर्ड हो गया, अलग-अलग मिनिस्ट्री के साथ कन्वर्जेंस हो गया। ये 6x6x6 स्ट्रैटेजी इसीलिए हमारी अनीमिया के लिए वर्क करती है। बाकी इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 10 से 19 साल के जो बीच में एज ग्रुप के एडोलेसेंट होते हैं, उनमें अनीमिया को कम करने के लिए उनको आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अलावा आपका जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये क्या करता है? ये प्रेग्नेंट महिलाओं को एक तरह से आपका फ्री अश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटीनेटल, एंटीनेटल मतलब जो आपके बच्चा होने से पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है, वो दी जाती है ताकि अनीमिया को समय के ऊपर डिटेक्ट किया जा पाए एंड कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको अवॉइड हम कर पाएँ। इसके अलावा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अनीमिया मुक्त भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया है दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स, यानी कि आपका जो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है एंड आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इन दोनों को एनीमिया मुक्त भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि अच्छे से हम ये अनीमिया के इश्यूज़ को यहाँ पे टैकल कर पाएँ। राइट? ये हो गया अनीमिया के बारे में। तीसरा आता है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है ये आती है हैदराबाद के अंदर। अब इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, वो है इसको ट्रेडमार्क मिल गया है इसके आर्ट्स कॉलेज को। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे ना लोगो होते हैं ना लोगो, आपने देखा होगा कि लोगो को ट्रेडमार्क करवा लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने इस तरह से एम का जो सिंबल देखा होगा, जहाँ भी आप इस तरह से एम देखते हो, आपको पता लग जाता है यार ये तो मैकडी की बात हो रही है, ये तो मैकडी का यहाँ पे बर्गर मिलेगा, है ना? ऐसे ही लोगोस होते हैं अलग-अलग चीज़ों के, जिन लोगोस को आप पहचान के मतलब देख के बड़े आराम से पहचान जाते हो उस ब्रांड को। उसी तरह से आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनको भी इस तरह से ट्रेडमार्क दिया जाता है। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ़ ऐसी तीसरी बिल्डिंग ही है ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसको यहाँ पे ट्रेडमार्क मिला है। तो आप पूछेंगे पहली 2 कौन-सी थी? देखो आप लोगों ने ना मुंबई में ताजमहल पैलेस है होटल के बारे में सुना होगा, जो ताज अटैक हुआ था 2008 में, तो वो यहीं आपको देखने को मिलता है। तो ताजमहल पैलेस होटल को एक तरह से ट्रेडमार्क मिला हुआ है। उसके अलावा मुंबई के अंदर ही आपकी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, उसको भी यहाँ पे ट्रेडमार्क उसको मिला हुआ है उस बिल्डिंग को। अब ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आर्ट्स कॉलेज है ना, ये तीसरी भारत के अंदर ऐसी बिल्डिंग बन चुकी है जिसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उसका मिला है फॉर इट्स एक्सटीरियर डिज़ाइन।
अब इतना क्या खास है सर इस बिल्डिंग के अंदर? देखो यहाँ पर ना आपको इंडो सरसैनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें इस्लामिक स्टाइल, हिंदू स्टाइल एंड यूरोपियन डिजाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि इसको 1939 के समय एस्टेब्लिश किया गया था बाय द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान। ठीक है, तो इससे फायदा यही होगा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी अब ट्रेडमार्क इसको मिल चुका है। अब यही पर्टिकुलर जो है आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके पास इसका राइट होगा टू यूज इट फॉर द कमर्शियल पर्पस। ऐसा नहीं होगा कि कोई इस डिजाइन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेगा बिना परमिशन के। नो, परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अगर उसको यहाँ पे ये डिजाइन को इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग की हेरिटेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही खास चीज हो चुकी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी आप जानते ही हो ट्रेडमार्क जो होता है वो कौन ग्रांट करता है? दे आर ग्रांटेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क which comes under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry। ठीक है, तो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं एंड इसको हम इनडेफिनेटली रिन्यू करते रहते हैं। 10-10 इस तरह से 10-10 सालों बाद इनको रिन्यू किया जाता रहता है। तो भारत में जो प्रोटेक्टेड है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, स्कारबरो शोल की बात करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना साउथ चाइना सी की, तो आपको बहुत सारे आपको डिस्प्यूटेड एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड उसका मुख्य रीजन कौन है? मुख्य रीजन है चाइना। क्योंकि देखो साउथ चाइना सी के अंदर ना चाइना हर जगह अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पारसल आइलैंड्स हैं ये भी आपके डिस्प्यूटेड हैं। क्यों? क्योंकि चाइना भी इनको क्लेम कर रहा है, उसके अलावा आपका वियतनाम भी क्लेम करता है, ताइवान भी इनको क्लेम करता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना स्प्राटली आइलैंड्स की, इनको देखो चाइना की जो 9 डैश लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलती है ना, तो 9 डैश लाइन के माध्यम से ये स्प्राटली आइलैंड्स भी चाइना, वियतनाम, उसके साथ साथ मलेशिया हो गया, मलेशिया के अलावा आपका फिलीपींस हो गया एंड आपका ताइवान भी क्लेम करता है। उस तरह से स्कारबरा शोल की बात करें तो ये भी फिर से चाइना, फिलीपींस, ताइवान और आपका वियतनाम, ये चारों देश यहाँ पे स्कारबरा शोल को यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो साउथ चाइना सी अपने आप में बहुत ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हुआ पता क्या है, चाइना ने अभी फिलीपींस फ्रिगेट को यहाँ पे अक्यूज किया है कि उन्होंने इलीगली एंटर करने की कोशिश करी है स्कारबरा शोल की। अब नोटिस करो यार, फिलीपींस कह रहा है कि ये तो मेरा एरिया है, चाइना कह रहा है यहाँ पे मेरा एरिया है। तो अगर इस तरह से कोई फ्रिगेट या कोई भी शिप आती है ना, तो इनके बीच में अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? आपके स्कारबरा शोल के अंदर। ये एक कोरल अटोल है जो आपको ईस्टर्न साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 220 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लुजोन, फिलीपींस। अब ये जो पर्टिकुलर स्कारबरा शोल है, यहाँ पर आपको मेरीन बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी है एंड काफ़ी स्ट्रेटजिकली लोकेटेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग $3.4 ट्रिलियन का जो साल का कॉमर्स है वो यहीं से आपको पास होता हुआ देखने को मिल जाता है। चाइना का देखो क्लेम ये है, ये इसको इनफैक्ट ना स्कारबरा शोल तो बोलता ही नहीं, ये इसको बोलता है हुआंगिया आइलैंड। ऐसा वो कहता है चाइना कि युआन डायनेस्टी के समय के ऊपर ये उनका हुआ करता था, तो इस वजह से ये सारा हिस्सा मेरा है। ठीक है, तो ये चाइना इस तरह से सब जगह क्लेम करता रहता है, बट हमें इतना यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम बात करें ना 1982 की जो यूएन क्लॉज एग्रीमेंट है, उस क्लॉज के हिसाब से ये जो स्कारबरा शोल है ये फिलीपींस की 200 नॉटिकल माइल जो ईजेड है, आप लोग जानते होंगे ना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे कहलाता है। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पे उस कंट्री को अवेलेबल होते हैं। तो उस हिसाब से तो सर ये फिलीपींस का होना चाहिए, पर चाइना के कंट्रोल में आज के समय आपको देखने को मिल जाता है ये जो पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी साउथ चाइना सी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैपिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले टॉपिक को दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं तुवालू को। पहले तो इस पर्टिकुलर कंट्री को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। दोस्तों ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा हवाई, इनके बीच में आपको यहाँ पर ना ये तुवालू कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो कंट्री है ना अपने आप में दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट नेशंस देखने को मिलती है और दुनिया के सबसे छोटे देशों में से भी एक आपको तुवालू कंट्री ही देखने को मिल जाती है। अब ऐसा क्या हुआ है सर, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस कंट्री को? देखो कंट्री को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि दुनिया मतलब दुनिया का नहीं, तुवालू का जो पहला एटीएम है वो अब जाके यहाँ पे ओपन हुआ है। आप समझ पा रहे हो? अभी तक तुवालू में एटीएम होते ही नहीं थे क्योंकि ये कंट्री अपने आप में बहुत ही रिमोट कंट्री है। बाकी दूसरे देशों के साथ कनेक्शन इसका काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ तो पता नहीं कब से एटीएम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आई एम श्योर जब आप बच्चे होंगे तब से आप लोगों ने देखा होगा एटीएम का इस्तेमाल, तो तुवालू में अब जाके हो रहा है। तो इस वजह से तुवालू न्यूज़ में था। तो ध्यान क्या रखना है, इसकी लोकेशन थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये आपको जो तुवालू नेशन है ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएगा, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई।
बाकी इसके आप बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें, मतलब बॉर्डरिंग इन द सेंस नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो किरिबाती आपको नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको फिजी देखने को मिल जाएगा आपको साउथ के अंदर। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऐसा बताया जाता है कि तुवालू बहुत ही वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एलिवेशन बहुत ज़्यादा कम है। इसकी कैपिटल आपको फूती देखने को मिल जाती है, एंड साथ ही साथ भारत के साथ भी एंगेज करता है थ्रू फिपिक। फिपिक क्या है? फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो ये जो छोटे-छोटे देश है ना, इंडिया इनके साथ यहाँ पे जो कोऑपरेशन करता है उसी का नाम है FIPIC। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग। देखो भूटान के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। भूटान ना एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, राइट? एंड एनवायरनमेंट का ध्यान रखता भी है, इनफैक्ट बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं उनके ऊपर फीस भी लगाता है वो, ताकि एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। बाकी अदरवाइज़ ऑल्सो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कई बार भूटान का नाम सामने आता ही है। अब देखो यार, क्रिप्टो आप लोग सब समझते होंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, अब क्रिप्टो करेंसी ऑब्टेन करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, पर जैसे मान लो आप रुपए के साथ भी खरीद सकते हो, पर अदरवाइज़ अगर आपको ओरिजिनली करने हैं ना, तो माइन किया जाता है क्रिप्टो को, है ना? तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। एंड आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए हमें बहुत बड़े-बड़े पीसीज़ चाहिए, बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर्स हमें चाहिए होते हैं, एंड उनमें बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह लगती है, एंड वो सब चीज़ें कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान करती हैं। तो भूटान ने कहा यार क्रिप्टो माइनिंग तो करनी है, तो क्रिप्टो माइनिंग करनी है और एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है, तो क्यों ना हम ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग करें। तो इसमें पता क्या होगा, माइनिंग तो होगी आपके क्रिप्टो की, पर जो बिजली इस्तेमाल होगी माइनिंग के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जैसे आपका सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ये सब चीज़ें। इससे कहीं न कहीं कोल हो गया, ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम से कम होगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट यहाँ पे लीस्ट होगा, एंड जो कहीं न कहीं हमारे गोल्स हैं, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स, उनको भी हम यहाँ पर अचीव कर पाएँगे। तो आज के समय भूटान यही कोशिश कर रहा है कि कैसे ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को माइन कर पाए, है ना? ताकि एक तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी को वो यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, एंड इससे कहीं न कहीं नई जॉब्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगी, एंड इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा, ऐसी यहाँ पे भूटान की कोशिश है। तो दोस्तों ये थी हमारी अभी तक की डिस्कशन। अब हम बात करें अगर प्लेसेस इन न्यूज़ की कह लीजिए, या वन कंट्री टू सिस्टम, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मैं थोड़ा-सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे नाम क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम, तो यानी कि कंट्री तो एक है पर सिस्टम अलग-अलग है। इसका क्या मतलब? देखो यहाँ पर ना आपको 2 रीजन्स आपको देखने को मिल जाएँगे। एक का नाम है आपका हांगकांग, एंड दूसरे का नाम है आपका मकाऊ, राइट? अब इन दोनों की अगर हम बात करें ना, हांगकांग एंड मकाऊ की, तो आप नोटिस कर पाओगे ये है तो चाइना का ही हिस्सा, पर यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। अब सिस्टम अलग क्यों चलता है? देखो इस बात को अंडरस्टैंड करना, पुराने टाइम्स में ये दोनों चाइना का ही हिस्सा थे, बट फिर आप लोग जानते होंगे जैसे फर्स्ट ओपियम वॉर हमें देखने को मिलता है बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन, राइट? तो उसके बाद से पता क्या होता है, उसके बाद से ब्रिटेन का कंट्रोल आ जाता है किसके ऊपर? हांगकांग के ऊपर, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो मकाऊ है, उसके ऊपर कंट्रोल था पोर्टुगीज़ का, मतलब पहले चाइना का हिस्सा था, फिर बाद में पोर्टुगीज़ का हिस्सा हो गया। बट बाद में जाके जैसे आप नोटिस कर पाओगे 1997 के अंदर ब्रिटेन और चाइना ये डिसाइड करते हैं कि जो हांगकांग होगा, वो चाइना को वापस कर दिया जाएगा। उस तरह से मकाऊ भी जो पोर्टुगीज़ के पास था, 1999 में उसको चाइना को दे दिया जाता है। पर एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे ये दोनों रीजन्स इतने लंबे समय तक ब्रिटेन और पोर्टुगीज़ के कंट्रोल के अंदर थे, इसीलिए इनका यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग से काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह उतना नहीं देखने को मिलता, राइट? पर अगर मैं बात करूँ हांगकांग की, तो वहाँ पर है, और इनफैक्ट यहाँ पे हांगकांग के अंदर अलग से आपको करेंसी भी देखने को मिल जाएगी। इनका इकोनॉमिक सिस्टम, इनका लीगल सिस्टम, वो भी आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है बेसिक लॉ, ठीक है? बेसिक लॉ करके बोला जाता है। तो दरअसल में ना ये जो आपके हांगकांग और मकाओ है, ये एसएआर है। एसएआर का मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि ये है तो चाइना का ही हिस्सा, पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो तरीका है उनको ऑपरेट करने का, वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या? इसीलिए इनको बोला जाता है वन कंट्री टू सिस्टम। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप पढ़िएगा, ट्राई करिएगा, एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा गलत है। एंड आज के आपके ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ के आप इनका आंसर भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, राइट? एंड बाकी अगर बात करें, तो आज का सॉरी जो कल होमवर्क दिया था, तो ये रहा आपका आंसर उसका। जैसे 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें ना, तो 8th शेड्यूल दोस्तों ये पावर की बात नहीं करता, वो तो 7th शेड्यूल में आता है। 8th शेड्यूल के अंदर तो आपकी जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज़ है ना, वो आती हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की बात करें,
तो बिल्कुल 2015 में इसको यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बात अपने आप में करेक्ट है। आर्यभट्ट सैटेलाइट की बात करें तो ये जो सैटेलाइट थी ये बनी तो इंडिया में थी, पर इसको जो लॉन्च किया गया था वो सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये भी अपने आप में करेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है, जो कि बॉर्डर करती है राजस्थान को। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।